स्वागत है सहारा समय में आपका। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम समसामयिक मुद्दों के साथ। नंदीग्राम का अधिकारी कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। पूरे बंगाल की लड़ाई अब नंदीग्राम में सिमट कर रह गई है, क्योंकि नंदीग्राम से ही तय होगा पश्चिम बंगाल का भविष्य। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े दल की मुखिया ममता बनर्जी ने 10 मार्च को नंदीग्राम से नामांकन किया, मंदिरों के दर्शन किए और फिर रहस्यमयी तरीके से वो घायल हो गईं। 12 तारीख को तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और उसी से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर दी। उधर शुक्रवार को नंदीग्राम से नामांकन के बाद बीजेपी की उम्मीद और ममता को 50,000 मतों से हराने का दावा करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भी शिव और दुर्गा की साधना के साथ अपनी जीत का ऐलान कर दिया। नंदीग्राम से वामपंथ ने भी अपनी उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। ममता की चोट के बाद नंदीग्राम के संग्राम ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। ममता सहानुभूति के रथ पर सवार हैं। नंदीग्राम आंदोलन के शिल्पी होने के साथ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के हिंदू कार्ड के संवाहक हैं और इसलिए अब यह सवाल और यह कुतूहल खड़ा हो रहा है कि मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे करती मां माटी मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी और नंदीग्राम आंदोलन के चेहरा रहे शुभेंदु अधिकारी के बीच संग्राम में बाजी कौन मारेगा। तो ममता बनर्जी अस्पताल में हैं। तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के द्वार पर और विरोधी दूध का दूध और पानी का पानी होने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी पूरे चुनाव की केंद्रबिंदु पहले भी बनी थी और चोट लगने के बाद अब और भी ज्यादा सुर्खियों में है। तृणमूल कांग्रेस दबाव बनाने की रणनीति के तहत 2 दिन में 2 बार निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे और एक्सीडेंट को साजिश साबित करने की पुरजोर कोशिश की है। बीजेपी भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर रही है, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से भी ये साजिश ही है और वो भी तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि ममता को नंदीग्राम से हार की आवाजें सुनाई देने लगी थीं और इसीलिए उन्होंने चोटिल होने का ड्रामा रचा है। कांग्रेस ममता का खेल समझ रही है, लेकिन वो खुलकर बीजेपी की लाइन पर नहीं जा सकती। हालांकि अधीर रंजन ने इसे ममता की नौटंकी कहने में देर नहीं लगाई थी, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं के बयान भी ममता के पक्ष में भी कुछ आए हैं। उधर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने 30% मुस्लिम वोटर होने के बाद भी अपने तीसरे साथी अब्बास की पार्टी आईएसएफ को यह सीट न देकर कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अब इसे ममता को वॉकओवर कहें या फिर बीजेपी का खेल खराब करने की साजिश। लिहाजा नंदीग्राम का संग्राम बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही अब जाना तय माना जा रहा है। तो नंदीग्राम सीट पर मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक साबित हुए हैं। अगर आप 2006 की बात करें तो पहले और दूसरे दोनों स्थानों के उम्मीदवार मुसलमान ही थे। 2011 में भी नंदीग्राम से मुस्लिम उम्मीदवार को ही जीत हासिल हुई थी और 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर सीपीआई के अब्दुल कबीर को 54,000 मतों से हराया था। पिछले 3 चुनाव में लेफ्ट ने नंदीग्राम से मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया था और इस बार पीरजादा अब्बास के टिकट मांगने पर लेफ्ट ने मीनाक्षी मुखर्जी को खड़ा किया है, यानी मुस्लिम वोट ममता को मिलने की संभावना ज्यादा है। बहरहाल खुद को लहूलुहान कर रही ममता ने रहम का मरहम लगाने की गुजारिश पहले ही कर दी है। बावजूद इसके 2 मई को ही यह तय होगा कि नंदीग्राम का असल अधिकारी कौन होगा। इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे इसी मुद्दे पर और हमारे साथ नोएडा में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ब्रजेश राय है। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। तौफीक खान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तौफीक जी। कोलकाता स्टूडियो में मौजूद हैं संजय सरकार, तृणमूल कांग्रेस के स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भोगेंद्र पाठक और हमारे साथी आलोक द्विवेदी भी होंगे, जो कि हमें बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में दरअसल हो क्या रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं इस पूरे एपिसोड की। भोगेंद्र जी, आपसे ये सवाल के साथ कि आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी फिलहाल अस्पताल में हैं, उन्होंने वीडियो भी जारी किया जिसमें उनकी काफ़ी फेंट वॉइस सुनाई दे रही थी। साफ तौर पर उनका इलेक्ट्रोलाइट लेवल गिरा हुआ था, सोडियम की कमी थी, वो घायल थी और अब व्हील चेयर पर प्रचार। ये जो सारा एपिसोड हुआ है ममता बनर्जी की चोट का, इससे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ता हुआ देख पा रहे हैं? आशुतोष जी, देखिए, सच जो है वो सबके सामने आ ही जाता है। कहते हैं सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन
तपते रविः सत्येन सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम। अर्थात ये कि सत्य से ही पृथ्वी चलती है, स्थापित है। सत्य की वजह से ही सूर्य में प्रकाश है, सूर्य तप रहे हैं। सत्य की वजह से वायु गतिशील है और सब कुछ का आधार सत्य ही है। तो ममता दीदी को चोट लगी ये सत्य है, लेकिन हमला हुआ ये असत्य है। ये बात लोगों तक पहुंच गई है और बिना सत्य के अब चुनाव में जीतना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि नंदीग्राम को अगर हम देखें तो वहाँ पे अधिकारी परिवार का वर्चस्व है। अधिकारी परिवार, जो क्रांति हुई थी नंदीग्राम में, जो आंदोलन हुआ था, जी जी। उसके आधार ही अधिकारी परिवार थे जी, है ना। तो उस परिवार के विरोध में आकर लड़ना वैसी स्थिति में, और देखिए धर्म की भी बात आ गई है, जय श्री राम की भी बात आ गई है ना। अब राम के विरोध में जाकर कहते हैं ना कि वो जिंदगी को हिंद की खुशबू बनाइए, आज रिश्ते जख्म पर मरहम लगाइए, कैसा फसाद मंदिर मस्जिद का दोस्तों, हर कदम पे सबको हम सफ़र बनाइए। जी जी। तो कभी आपने सफ़र किसी और को बनाया, किसी के साथ और आप रहीं, और अभी आप फिर शिव मंदिर जा रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, तो उसका असर कम दिख रहा है। चलिए संजय जी, आपका से मैं पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई थीं, जिसमें एक 80 साल की जो बूढ़ी महिला हैं उनकी पिटाई का दृश्य था, और ये कहें कि जिस तरह से फेस पर उनके स्वेलिंग थी और वो तस्वीरें कितनी वायरल हुई, उसको लेकर सरकार की काफ़ी टीएमसी की निंदा हुई, इन दोनों एपिसोड्स का आपस में कोई ताल्लुक है क्या? पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था का मुद्दा भी उठा था और उसके बाद ममता बनर्जी के ये घायल होने का पूरा एपिसोड हुआ। देखिए, दोनों हेल एंड हेल डिफरेंस है। जो बूढ़ी माँ को जो घटना दिखाई गई थे, उसके बाद में उसको पोता ने फेसबुक में पोस्ट किया था, वो भी काफी वायरल हुआ। बोले मेरे परिवार राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और मेरे जो दादी जी हैं उसको किडनी का प्रॉब्लम है, उसको चलते मुंह में सूजन है और पैर में भी सूजन है, स्वेलिंग जो आप बता रहे हैं जिसको उसको हुए हैं, उसमें इसको राजनीतिक नहीं, उसको दोनों पोता फेसबुक में पोस्ट किया था। ये बेबुनियाद झूठ बोला जा रहा है और राजनीतिक ऐसे ढंग से हो रहा है। जो मेरे इलाका में ही हुआ था, जो जहां पर घटना घटा था, मेरे घर से 4 किलोमीटर की दूरी के बाद है। तो हम लोग देखिए, हर बात को हम लोग सच्चाई सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। रह गया दीदी का मैटर, दीदी का जो मैटर है मैं बता रहा है, हम लोग को पास में पूरा वीडियो क्लिप आ चुके हैं। जिस गाड़ी में दीदी जा रही थी, जहां पर खड़ी हुई थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी की जो गुंडा था उसको उसमें शामिल कर दिया गया था, अंदर में रह गया था जनता को बीच में। जब दीदी गाड़ी में चल रहे, जब दीदी ये कर रहा था, उसमें दिखा गया है गाड़ी को जो दरवाजा है उसको जोर जबरदस्ती धक्का दे जा रहे हैं, धक्का रहे हैं, धक्का देकर बंद करने जा रहे हैं। संजय जी, ये कौन सा वीडियो है और ये तृणमूल कांग्रेस ने जारी कर दिया क्या इसको? बिल्कुल 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 मेरे पास है, मैं आपको अगर चाहिए मैं आपसे तो ये संजय जी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि टीएमसी की तरफ से इस पूरे एपिसोड के बाद बीजेपी के उन गुंडों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, उसको भी आइडेंटिफिकेशन करने का काम पूरा चालू हो गया है। और जो रह गया, जो बात आप बोल रहे हैं ना, हम लोग देखिए जिस बात से हम लोग चलते हैं ना, एक चीज हकीकत बताते हैं, जो घटना घटता है उसको अंतिम तक हम लोग देखते हैं, और उसको अंतिम तक देख के हम लोग को पास में पूरा रिपोर्ट आता है। हम लोग देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है, आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे हैं, हम लोग पूरा छानबीन करने के बाद में हम लोग को पास में पूरा रिपोर्ट आ चुके हैं किस ढंग से दीदी के ऊपर उस दिन आक्रमण हो रहा था। हम छोटा सा नमूना क्लिप आपको दिखा रहा है, अगर तो आप टीएमसी के लोग कहां थे? देखिए टीएमसी के लोग वहां पर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडा जो थे वहां पर घुस गए थे। घुसने के बाद में शुभेंदु अधिकारी के इंस्ट्रक्शन में दीदी का जो गाड़ी का दरवाजा देखिए किस तरह से जोर जबरदस्ती बंद कर दिया जा रहा है, ये भी आपको क्लिप दिखा रहा है। और ये क्लिप हम जनता के सामने लेके आएंगे, हर सीट में दिखाएंगे ये बात को। और रह गया, ये क्लिप आपको दिखाया, और दूसरे चीज आपको दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जिस आदमी बोला था हम निष्पक्ष है, हम मैं कुछ राजनीतिक नहीं करता है, जिस आदमी उस दिन शुभेंदु अधिकारी जिसको बयान देने के लिए भेजा था, उसको भी क्लिप हम लोग को पास आ गया है, वो भी आपको हम दिखा रहा है। देखिए वो जो जिस आदमी बोला था, देखिए शुभेंदु अधिकारी का रैली में वो आदमी कैसे तरफ से खड़ा है, किस ढंग से वो खड़ा है। ये देखिए, ये आदमी है जो बोला था हम राजनीतिक नहीं है, यहाँ पर कुछ घटना नहीं घटागा, दीदी को साथ कुछ आक्रमण नहीं है, पीछे उसको बेटा है। चलिए ब्रिजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के, उनसे जवाब ले लेते हैं पहले संजय जी आपके आरोपों पर। ब्रिजेश जी, देखिए, एक तो जो ममता दीदी को जो चोट लगी, वो घायल हुई, हमारी सहानुभूति है, वो जल्दी स्वस्थ हों। लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में चुनाव ही एक माध्यम है जो जनता अपना अधिकार तय करके लोगों की सरकार बनाती है और लोगों को दूर रखती है। 5 साल ममता दीदी जी ने बंगाल को भ्रष्टाचार से एकदम भर दिया, हिंसक घटनाएं हुई और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, ये पूरा देश देखा है और जानता है जी। और कोई भी चोट को, कोई भी दुर्घटना को राजनीतिक रंग देना, मुझे लगता है कि ये हार की टीएमसी की बौखलाहट है और उनके पास अब कोई चारा नहीं है। ममता दीदी जी नंदीग्राम भी हारने वाली हैं, बंगाल भी हारने वाली हैं, क्योंकि बंगाल की जनता अब उनको माफ़ करने वाली नहीं है। बंगाल की जनता को 5 साल बाद ये अवसर मिला है जो बुआ भतीजे के भ्रष्टाचार और उनकी हिंसक घटनाओं के खिलाफ अपनी जवाब देगी और वोट के माध्यम से देगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। आलोक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है ममता बनर्जी का, उनको चोट लगी और जिस तरह के दावे अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बीजेपी के लोग मौजूद थे, आपको क्या लगता है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से जाहिर तौर पर ममता बनर्जी भी घिरी हुई होंगी, जनता के बीच में इस पूरे एपिसोड से क्या मैसेज जा रहा है? देखिए आशुतोष जी, इसके लिए हम लोगों को 2019 का लोकसभा चुनाव देखना होगा। इतने कम मार्जिन से ये चुनाव हुआ 2019 का। सीटें जरूर बीजेपी को 18 मिली और 22 टीएमसी को मिली, लेकिन जो वोट परसेंटेज रहा वो 40% बीजेपी 10। आप पिछले चुनाव का आंकड़ा देखिए तो पिछले चुनाव से 10% से सीधे 40% पर पहुंच गई थी बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में। 43% पे थी टीएमसी, यानी कि कितना कम मार्जिन से जीत मिली थी टीएमसी को। अब यहां जो स्थिति बनी हुई है उसका आप ये समझ लीजिए कि 1 या 2% के वोट स्विंग से ही जीत हार का फैसला होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में, 2021 पश्चिमी बंगाल के चुनाव में। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं दीदी अपने आप को कमजोर महसूस करती रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सहानुभूति कार्ड चला है, जिसकी वजह से अगर उनको 1-2% वोट भी स्विंग होता है उधर की तरफ तो उसका फायदा उनको निश्चित रूप से मिलेगा। अधिकारी जो फैमिली है ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फैमिली के रूप में मानी जाती है। आप देखिए ना, उनका एक भाई सांसद है उसी क्षेत्र से, दूसरा उनके फादर कांठी से सांसद है, एक भाई सोमेंदु कांठी का ही नगर पालिका के चेयरमैन है। इतनी मजबूत फैमिली है ये और मानी जाती है ये फैमिली कि ये जो जंगल महल इलाका है, जो पश्चिमी मिदनापुर और पुरुलिया इलाका है, इन सब इलाकों में इनका एक वर्चस्व कायम है। लगभग 60 से 65 विधानसभा सीटों पर इनका वर्चस्व कायम है और ये बीजेपी भी जानती है। एक छोटी सी आज की घटना बता दूं कि आज वहां से जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक शुभेंदु जी के लिए वहां पर एक स्पेशल बीजेपी एयरपोर्ट बनवा रही है। वो इसलिए हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उनके लिए इसलिए बनाया जा रहा है हेलीपैड कि वो रोज दूसरी जगह जनसभाएं करेंगे लेकिन रात में शाम को अपने क्षेत्र में रहेंगे। यानी कि चारों तरफ से घेराबंदी दीदी को महसूस हो रही है और मुझे लगता है कि ये सहानुभूति कार्ड उनको फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि देखिए, हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि जीत हार किसकी होगी। लेकिन यह सहानुभूति कार्ड जब जब दीदी ने चला है उनको फायदा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस कार्ड में भी शायद उनको फायदा नजर आ रहा होगा, इसलिए वो कार्ड उन्होंने चल दिया है। अब इसका फैसला वहां पश्चिम बंगाल की जनता करेगी कि सहानुभूति कार्ड को ध्यान में रखते हुए दीदी के पक्ष में जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन यह तय है कि 1 या 2% वोट अगर इधर उधर स्विंग होता है तो उसका फायदा किसी को भी मिल सकता है। आशुतोष जी, एक और बड़ी बात है कि भवानीपुर क्षेत्र से 2011 के बाय इलेक्शन में ममता जी 54,000 वोटों से जीती थी, लेकिन 2016 में आ गई 25,000 वोटों से जीत पाई, तो वहां भी बड़ी स्थिति खराब थी। और नंदीग्राम में देखें तो 30,000 से ज्यादा लोग गरीबी की चपेट में हैं। आज इंसान बेकसी में, बेजरी में जी रहे, उस दर्द को सहलाइए, नफरत मिटाइए, ये जो करेगा वही जीतेगा। तौफीक खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कांग्रेस दबी जुबान में ही सही लेकिन इसको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का एक अभिनय ही करार दे रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी जल्द से जल्द वो ठीक हो, उनकी ठीक होने के लिए हम लोग दुआ मांगते हैं। पर मैं एक छोटा सा शब्द के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई
छुप नहीं सकती बेबुनियादों के उसूलों से कि खुशबू कभी आती नहीं कागज के फूलों से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस जगह आप जाती हैं नंदीग्राम में नॉमिनेशन देने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए, वहां पर आपके साथ में बहुत सारे लोग थे, आपके कार्यकर्ताएं थे, आपकी सिक्योरिटी थी, वहां पर पुलिस थे, वहां पर लोगों का हुजूम लगा हुआ था। इस दौरान के बीच में कहीं से 4-5 जन आते हैं और आपके पैर में चोट लगाकर चल जाते हैं और वहां के आपके समर्थक एक भी एविडेंस लेने में चूक जाते हैं। तो इसे हम क्या कहें? ये एक साजिश कहें या फिर इन्हें एक पाखंडी वाला रूप कहें? संजय सरकार साहब बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जी संजय जी, आप बताइए इस बात को। तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से जाहिर तौर पर वो घिरी हुई होंगी। फिर ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी के लोग इतने प्रभावी हो गए कि वो ममता पर अटैक कर पाए, उनको घायल कर पाए, तो फिर वहां पर कोई हाथापाई या उस तरह की नौबत क्यों नहीं आई? देखिए, मैं सबूत को साथ बैठते हैं। 10 मार्च को दिन सुबह 3:27 में सौमित्र का भारतीय जनता पार्टी का एमपी उसने लिखा बदला चाहिए, बदला चाहिए, और बातों को उसको ट्वीट करके लिखा है शाम को 5 बजे दीदी समझ जाएगी क्या है। ये भी आपको दिखा रहे हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं। सौमित्र खान बोला, भारतीय जनता पार्टी को जो एमपी है, उसने बोला है बदला चाहिए, शाम को 5 बजे दीदी मालूम पड़ जाएंगे नंदीग्राम क्या है। ये भी ट्वीट किया था। उस ट्वीट में इसको मतलब बारसो बोसु जो मेरा मंत्री है उसको मतलब ये टैग किया है, टैग करके उसने भेजा है, टैग करके भेजा है। ये चीज एक चीज बताता है। दूसरी बात आपको बताता है, ना पाठक जी को कुछ राजनीतिक अनुभव है, ना आलोक जी का कुछ राजनीतिक अनुभव है। यहाँ राजनीति बंगाल में गणित का तौर से ये दोनों तो राजनीति के लोग भी नहीं है साहब। नहीं, मैं ना पत्रकार बोलता तो पत्रकारी का कुछ जानकारी होना चाहिए ना। वरिष्ठ पत्रकार होने का मतलब आपको अंदर कुछ होने से तो वरिष्ठ होता है ना। आप वरिष्ठ कैसे होगा? आप बच्चे ही बनकर रह जाइए ना, वो ठीक रहेंगे आपके लिए। इसमें गणित होता है। संजय जी, अभी आपके लिए कोई भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आप जो एविडेंस दिखा रहे हैं और सारी चीजें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों की बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है मोदी जी का, और आप लोग विकास, बंगाल की जनता को अब विकास चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए। बंगाल की जनता को अब सड़क चाहिए, गली चाहिए, रोजगार चाहिए। ठीक है, वो 10%, 26% में 19% कम्युनिस्ट का वोट गया, 4% कांग्रेस, 23% जो वोट उसमें ऐड हुआ, 40% वोट हुआ। इस बार कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आईएफएफ तीनों एक हो गया चुनाव में। तीनों चुनाव में एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वहां पर 2% अगर भारतीय जनता पार्टी को तो पोलराइजेशन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी 20 सीट का मुंह नहीं देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीत के आएगी। संजय जी, 2 मई को हम लोग बात करेंगे, इसी चैनल पे 2 मई को बात करेंगे हम लोग। सपना देखना अच्छी बात है, पर इतनी बड़ी भी सपने आप ना देखें। हम सपना नहीं देख रहे हैं। बंगाल की जनता का जो जन सैलाब है, हमारी रैलियों में, हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली में, गृह मंत्री जी की रैली में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली में, सब हमने देखा है। आप देखिए ना, जन सैलाब उमड़ रहा है मोदी जी के लिए। नहीं, तौफीक साहब, नरेंद्र मोदी, संजय जी ब्रिगेड मैदान में अपना वक्तव्य रख रहे थे, और ये बंगाल की जनता जानती है कि सहानुभूति नहीं, विकास चाहिए। तौफीक जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने वहां पर नंदीग्राम ये जानते हुए कि वो अपने आप में किस किस्म का इलाका है और किस तरह का कैंडिडेट वहां पर विजेता होना है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि आपने वॉकओवर दे दिया यहां पर ममता बनर्जी को। ऐसा क्यों किया आपके गठबंधन ने, मीनाक्षी मुखर्जी को टिकट देकर? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये साफ सुथरा है कि लास्ट 2016 के इलेक्शन में लगभग 37% कांग्रेस और सीपीएम के वोट ने लाया था और ममता बनर्जी की पार्टी ने लगभग 42 से 43% के वोट में लाया था। और ये कहना आपका एकदम सही नहीं होगा कि मीनाक्षी मुखर्जी एक कमजोर कड़ी है उस नंदीग्राम की। ये एक युवा की आवाज है। वहां से तो आईएसएफ, वहां से माना जा रहा था कि आईएसएफ को टिकट दिया जाना चाहिए था। ये बात आपकी सही है, वहां से आईएसएफ की बात चल रही थी, पर हमारा एक ये है कि एक बड़ी नेत्री के सामने एक युवा चेहरा होना चाहिए और वो युवा आवाज ये है कि हमें तोलाबाज मुक्त सरकार चाहिए, हमें बेरोजगारी मुक्त सरकार चाहिए, हमें नारदा सारदा और चिट फंड मुक्त सरकार चाहिए। आप ये बताइए कि जब ममता बनर्जी
सरकार में आने से पहले उनका सबसे मेन एजेंडा क्या था? इलेक्ट्रिसिटी का एजेंडा था। जो इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त लगभग 3.5 से 4 रुपए यूनिट हुआ करती थी, उसकी आवाज उठाती थी ममता बनर्जी। आज वो इलेक्ट्रिक का यूनिट 8 रुपए के लगभग में हो गया है, जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। आप ये बताइए, जो नेत्री कल को इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे को लेकर लड़ती थी, आज वो चुप क्यों है? यहाँ बंगाल की आवाम, जो यहाँ के स्टूडेंट जो स्कूल में जाते हैं, आज कोरोना के काल के लेकर अभी तक कितने स्कूल खुले नहीं है, वहां पर बच्चे नहीं जा रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक का उत्पाद नहीं हो रहा है, वहां पर बाकी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, फिर भी हमारी सीएम चुप है। एक भी रहनुमा का काम नहीं कर रही कि बंगाल के जनता को कुछ फायदा पहुंचे। एक स्टूडेंट्स को फीस देना पड़ रहा है, उनके फीस में कुछ कटौती हो जाए। मैं मुद्दे पे बात करने आया हूं, मैं यहाँ पर कोई टाइम पास करने नहीं आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं स्टेट सरकार के भी प्रवक्ता से और सेंट्रल सरकार के भी प्रवक्ता से कि आपने क्या मुद्दा रखा है, आप किन चीजों में काम करना चाहते हैं। मैं सेंट्रल सरकार वालों से पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल का दाम दिन ब दिन इतना अधिक क्यों हो रहा है, गैस का दाम दिन ब दिन इतना अधिक क्यों होते जा रहा है, लोग रोजमर्रा जिंदगी में इतने परेशानियां झेल रहे हैं। चलिए, आपको वो बात नहीं दिख रहा। आएंगे तौफीक साहब आपके पास, तौफीक साहब आपके पास लौटूंगा मैं। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की अगर सारी इस तस्वीर को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नंदीग्राम का जो मुकाबला है वो कठिन बनने के कारण जो आपका जो फर्स्ट कैंडिडेट है यानी ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, वो कहीं ट्रैप होकर रह सकती है नंदीग्राम में। तो इससे बाकी जो उनका जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उस पर कोई ना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर उनको होम टर्फ पे भी, जिसको माना जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो कंफर्टेबली वहाँ से जीत जाना चाहिए, उसको अगर होम टर्फ पर अगर वो लॉक होकर रह जाएगा तो फिर नेचुरली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ऐसा मानते हैं? जी देखिए, एक तो हमें वहाँ की स्थितियों को समझना होगा। विधानसभा में 2 लाख के करीब वोटर हैं वहाँ पर, और ख़ास बात यह है कि 30% वोटर वहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, और जो हिंदू वोटर है 70% जो हिंदू वोटर है उसमें से एक महिष जाति, जिसको खेती किसानी का ही एक काम होता है, वो करते हैं। 53% वोटर वो हैं, और यही 53% जो खेती किसानी करने वाले महिष जाति के लोग हैं, यही नंदीग्राम के हीरो रहे, और इन्होंने नंदीग्राम आंदोलन को बहुत बड़ा किया, जिसका क्रेडिट ममता को भी मिला और शुभेंदु अधिकारी को भी मिला, दोनों लोगों को मिला। लेकिन उसके पीछे लड़ाई करने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे जो खेती किसानी करने वाले लोग थे। अब डिपेंड ये करता है, दलित वोट भी है वहाँ पर, दलित वोट महिष जाति का प्रभाव, ये अधिकारी परिवार हमेशा महिष जाति के प्रभाव पर ही राजनीति करता रहा है, क्योंकि ये जो जाति है ये हमेशा अधिकारी परिवार से जुड़ी रही है, और उसकी जो भी वजह वहाँ पर लोकल वजह रही हो, वो उसका फायदा अधिकारी परिवार को मिलेगा। मुस्लिम वोट इस बार कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। हम सबको पता है कि चाहे लेफ्ट कांग्रेस मोर्चा जो भी है किसी भी प्रत्याशी को उतारे, लेकिन इस बार कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहने वाला मुस्लिम मतदाता, वो ममता के साथ पूरी की पूरी 95-100% के आंकड़े के साथ वो जाएगा उनके साथ। ऐसे में देखिए, फिर वही मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 या 2% वोट के स्विंग से ही हार जीत तय होने वाली है, यानी कांटे का करीबी मुकाबला, कांटे का मुकाबला, कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। ये तो आपकी बात का जवाब हुआ, लेकिन अभी जो टीएमसी के जो प्रवक्ता महोदय अभी बोल रहे थे, टीएमसी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे अभी कि हम लोगों को पश्चिमी बंगाल की राजनीति का अनुभव नहीं है, तो उनसे पूछ लीजिए, उनको ये जानना चाहिए कि 2019 के लोकसभा में नहीं थे क्या? वो 2019 के लोकसभा में उनको नहीं पता है क्या कि 17 लाख वोट ही आप सिर्फ ज्यादा पाए थे बीजेपी से? 2 करोड़ 30 लाख मतदाता बीजेपी का था, 2 करोड़ 47 लाख मतदाता आपका था। आपको नहीं पता कि 17 लाख वोट ही सिर्फ ज्यादा पाए थे आप? आपको मालूम होना चाहिए, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो 18 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती थी वहां पर, उसमें 128 विधानसभा क्षेत्र, वो अगर आज विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आंकड़े देखें, बात बिल्कुल साफ है आलोक का, बीजेपी आगे थी। कहीं ना कहीं आंकड़े आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। ले लेते हैं जवाब उनसे, के प्रवक्ता नहीं है, ले लेते हैं जवाब उनसे। वो बात बता रहे हैं संजय जी, बताइए, जानकारी होनी चाहिए इन सब। आलोक जी, संजय जी से जवाब लेते हैं। फैसला नहीं है लड़ाई का। नहीं, आप
आपको मालूम है कांग्रेस और कम्युनिस्ट इस बार एक साथ में फासला इस बार बहुत दूरी में तय होने वाला है सर। ये आपको मालूम है? फासला बहुत दूरी में तय होने वाला है। आप ये जो सोच रहे हैं कि वो 37% जो कांग्रेस या वामफ्रंट की वोट ने लाई थी 2016 में, वो क्या 20% में आ जाएगी? ये आपका सोचना बहुत ही गलत है। बंगाल के अवाम ने फैसला कर लिया है और वो जानते हैं, और वो साइलेंट वोट देना जानते हैं। वो किस तरीके से वोट देंगे वो आप इलेक्शन के बाद देखेंगे, और आपसे हम 2 तारीख को बात करेंगे। तौफीक जी, अभी बिहार में आप लोगों का क्या हाल हुआ? आप राष्ट्रीय पार्टी थे, आप देश में रीजनल पार्टी होते जा रहे हैं। इधर कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ में लड़ रहा है, और लास्ट टाइम कहना आपका बहुत गलत है। अलग लड़ रहा था, ये आपको जानकारी है? कम्युनिस्ट का 26% वोट था, उसमें 19% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास पोलराइजेशन हुआ था। कांग्रेस को 10% वोट था, 4% वोट किया। तो देखिए, आंकड़े अपनी जगह हैं, आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। भूपेंद्र जी, आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर है? ये बात भी तय है कि ममता बनर्जी वहाँ की सबसे बड़ी नेता हैं फिलहाल, बीजेपी के पास उनके कद का कोई नेता वहाँ पर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में क्या किसी अल्टरनेटिव की तलाश है जनता को, कि अगर वो जनता ऐसा सोचती है कि अगर ममता बनर्जी हो सकती है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, 2-3 बातें हैं। ममता दीदी के तप का, आंदोलन के तप की जो आभा थी, वो तुष्टीकरण की वजह से वो बिल्कुल प्रकाशहीन हो गई है। मैं कहें उसका प्रभाव नेगेटिव हो गया है। बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम में देखिए 53% लोग किसान हैं। बंगाल में 34 साल शासन वाम मोर्चा का, और फिर 10 साल ये लोग ऊब चुके हैं। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। औद्योगिकरण बिल्कुल तरह समाप्त है। लघु उद्योग की बात चल रही है, बीजेपी कह रही कि हम लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो वहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं हम तो रोटियों के बिना मर रहे हैं, फिर भी क्यों हकीकत से डर रहे हैं। हम तो इंसाफ के बिना मर रहे हैं, फिर भी क्यों हकीकत से डर रहे हैं। तो स्थिति यह है कि 34 और 10 इतने सालों की प्रतिक्रिया लोगों के मन में है। अरे भूपेंद्र पाठक जी, अगर आपको जानकारी है 2 आदमी का नाम बताइए ना, जो आदमी आपको बोला जब बिना खाने बना मर रहे हैं। बंगाल में किसान सुसाइड कर रहा है। नहीं, गरीबी, बंगाल में किसान सुसाइड कर रहे हैं। आपके पास सारे सत्यता से क्यों भाग रहे हैं? ब्राह्मण यहाँ पर धर्म मजहब, सच्चाई से मत भागिए संजय जी। आप बेकार फालतू बात बोलते हैं, आप पत्रकार नहीं है संजय जी, सच्चाई से चलिए, मत भागिए। बहरहाल यहाँ संजय जी आपको रोकना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल की जो सेज है वो सज चुकी है, और कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो भी बताते हैं। अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वो चंडी का जिक्र करती हैं और हिंदू की बेटी खुद को कहती हैं, तरह तरह के धार्मिक प्रतीकों का आसरा वो लेती हैं अपने स्पीचेस में, और दूसरे नेता भी यही करते आ रहे हैं, तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो चुका है? और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। बहरहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तौफीक खान, आपने अपना वक्त निकाला सहारा समय के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भोगेंद्र जी और आलोक द्विवेदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।